प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में रेखीय समीकरण युग्म का जो हल किया था वो ज्यामितीय रूप या फिर ग्राफिक विधि से किया था। ग्राफ विधि से हमने उसका हल निकाला था। लेकिन प्यारे बच्चों, ग्राफ विधि हर जगह पे उपयुक्त नहीं होती। कुछ रेखीय समीकरण युग्म इस तरह के हैं कि उनके लिए ग्राफ विधि से उनका हल निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए, वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर 0, जिसमें हमें पॉइंट, या फिर हम ये बात कहें, मान लो समीकरण 1 है जो उसका पॉइंट वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 5 आ जाए, और दूसरा पॉइंट 7 वर्गमूल 2 और 3 वर्गमूल 5, कुछ इस तरह के पॉइंट आ जाए, तो इसको हमें ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ विधि से इसको हल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते हुए बीजगणितीय विधियों की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में जो हमारे पास आएगी वो है प्रतिस्थापन विधि। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास दो रेखीय समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण युग्म दिया हुआ है हमारे पास। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो प्रतिस्थापन करने का अर्थ ये है, किसी भी दो समीकरण में से, मान लो हमारे पास कोई भी दो समीकरण दे रखे हैं। जैसे हमारे पास अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, x प्लस वाई बराबर है 14, और दूसरा है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। तो ये दो समीकरण हमें दिए हुए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, समीकरण 1 में से x का मान निकाल के, x का मान कैसे निकलेगा, ये y इधर आ जाएगा, वो समीकरण 2 के अंदर रख दो। या समीकरण 1 में से y का मान निकाल के, y का मान कितना आ जाएगा, 14 माइनस x इधर आ जाएगा, समीकरण 2 में रख दो। या फिर समीकरण 2 में से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दो। या फिर समीकरण 2 में से y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दो। कुछ भी कर सकते हो, यानी कि 4 तरीके से आप जो प्रतिस्थापन विधि है उसका क्वेश्चन हल कर सकते हो। समीकरण 1 में से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख सकते हो। समीकरण 1 में से y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख सकते हो। समीकरण 2 में से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख सकते हो। समीकरण 2 में से y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख सकते हो। यानी कि कौन सा आप यूज करोगे, जो मान निकालना आपके लिए सबसे आसान हो वो आप यूज कर लेंगे और उससे दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देंगे। अब इसको पुट करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, सारा काम दो चरों की बजाय, जैसे x और y दो चर है ना, तो सारा काम एक चर में कन्वर्ट हो जाएगा। दो चरों की बजाय फिर वो सारा काम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मान लो आपसे कोई ये कहे कि 2x जमा 3 बराबर है 7x प्लस 5, इसको हल करो, तो ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे और बिना एक्स वाली टर्म एक तरफ करेंगे और उसको हल कर देंगे, तो एक्स का मान आ जाएगा। और वो एक्स का मान है जो वो वापस जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, पुट किया था, उसके अंदर रख देंगे हम, तो हमारे पास वाई का मान आ जाएगा। तो ये है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे ये और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। तो इसमें से हमने फर्स्ट पार्ट लिया, इसमें x जमा वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। अब देखो हम यहाँ पे इसको समीकरण 2 को इधर लिख लेते हैं। यह है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 है हमारे पास। अब आप देखो इसमें से x का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर सकते हो, इसमें से y का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर सकते हो, इसमें से x का मान निकाल के इसमें से पुट कर सकते हो, इसमें से y का मान निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। आपकी मर्जी, कुछ भी कर ले। यहाँ तो सारे एक जैसे से, ये कुछ ज्यादा सा फर्क नहीं है। तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं। देखो x का मान कितना आएगा हमारे पास, ये y इधर चला जाएगा, ये आ गया हमारे पास 14 माइनस वाई। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे कि x का मान, अब देखो समीकरण 1 से निकालना तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर
तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारा क्या, x माइनस वाई बराबर है 4। तो x का मान रख दिया भाई हमने समीकरण 2 में। ये हमारा समीकरण 2 था, लिखना चाहो तो दोबारा से लिख दो इसको। x का मान कितना है 14 माइनस वाई, एक्स की जगह पे x का मान रख दिया 14 माइनस वाई, और माइनस वाई है हमारे पास है ही है, बराबर है 4। तो 14 माइनस 2y बराबर है 4, माइनस 2y बराबर है 4, ये 14 इधर आ जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएंगे, तो माइनस 2y बराबर है माइनस 10। 4 प्लस के है और 14 माइनस के है तो माइनस के 10 रह जाएंगे, ये माइनस इसके साथ कट गया, तो y बराबर है 10 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y का मान आ गया हमारे पास 5। अब y तो आ गया हमारे पास। अब ये जो y का मान है हम इसमें रख देंगे। अब हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण जो हमने बनाया था, नया समीकरण आया था 3 में रखने पर, तो y का मान है जो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर है 14 माइनस वाई, x बराबर है 14 माइनस वाई का मान है 5, तो x बराबर है 14 और माइनस 5 कितना आ जाएगा 9। तो x का मान आ गया हमारे पास 9 और y का मान आ गया 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पहले बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन होता है 4 अंक के लिए 5 अंक के लिए आता है, तो हमें चेक कर लेना चाहिए, बिल्कुल आसानी से आप चेक कर सकते हो। किसी भी एक समीकरण को ले लो, दोनों में से इसको ले लो या इसको ले लो, इसमें एक में रख के देख लो, x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5, x की जगह पे 9 रखा और y की जगह पे 5, 9 और 5 14, 14 बराबर है 14, यानी कि बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का या एक चर का हम मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेते हैं एक समीकरण से, और उसकी प्रतिस्थापना कर देते हैं, उसको पुट कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे समीकरण के अंदर। तो सारा काम दूसरे, अब देखो x का मान हमने निकाला था, तो सारा काम हमारा किस में चला गया था, जब हमने इसको पुट किया था सारा काम हमारा दूसरे चर में आ गया, तो दूसरे चर का मान आ गया और ये इसके अंदर रख दिया वापस, तो उसका भी मान आ गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा आपको करते हुए, जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी तरह से। सेकंड पार्ट में है हमारे पास ये है s माइनस टी। अब की बार चर ले लिए s और t, बराबर है 3, ये समीकरण एक हो गया, और एक है हमारे पास s डिवाइड बाई 3 प्लस t डिवाइड बाई 2 बराबर है 6, ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसमें से आप s का मान निकाल ले या t का मान निकाल ले, इसमें पुट कर ले, या इसमें से s का या t का मान निकाल के इसमें पुट कर ले, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर ले। अब यहां से देखो इसमें s का मान निकालना बहुत आसान है, तो हम यहां से s का मान निकाल लेते हैं। तो s का मान कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस टी इधर आके प्लस का t हो जाएगा। तो ये हमने क्या मान लिया हमारे पास, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब ये मान इसके अंदर रखना है, ये मान हमने इसके अंदर रखना है। अब देखो ये बटा है जो, तो इसको बटे को हम पहले खत्म कर लेते हैं। अब ये हमारे पास देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको 6 से गुणा कर दो। पहले समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 6 से गुणा कर दिया, देखो s डिवाइड बाई 3 गुणा में 6 प्लस t बटे में 2 गुणा में 6 और ये 6 गुणा में 6। अब ये देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2s हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये 3t हो गया 36। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखो 1 2 3 और 4। अब देखो ये हमने s का मान निकालना है, यहां निकालोगे तो आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, यहां नहीं लेना पड़ेगा, तो हम ये मान इसके अंदर रख देते हैं। समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 ही है, उसका दूसरा रूप है बस समीकरण 2 का आसान रूप हमने कर लिया, जो बटा है वो हमने इसमें से खत्म कर दिया। अब ये मान इसके अंदर रख देंगे हम। अब हम क्या लिखेंगे कि s का मान समीकरण 4 में
रखने पर s का मान समीकरण 4 में रख दिया। समीकरण 4 है हमारे पास 2s जमा 3t बराबर है 36। तो ये हमारे पास 2s जमा 3t बराबर है 36 है। अब देखो 2 गुना s का मान है 3 जमा t प्लस 3t बराबर है 36। तो ये हो गया 6 प्लस 2t, 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर है 36। अब देखो ये हो गया 6 प्लस 2 और 3 5t हो जाएगा, ये 2t और 3t, ये 36 हो गया। तो 5t बराबर है 36 माइनस 6, तो 5t बराबर है 30। तो t बराबर है 30 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 6 30। तो t का मान आ गया 6। तो t का मान हमारे पास 6 आ गया। अब क्या करेंगे, t का मान रख देंगे समीकरण 3 में रखने पर। जो t का मान है वो समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 है हमारा s बराबर है 3 जमा t। तो s आ गया हमारे पास 3 प्लस t का मान 6। तो s आ गया हमारे पास 6 और 3 9। तो हमारे पास s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, s का मान 9 और t का मान 6। 9 माइनस 6 बराबर है 3, तो बिल्कुल सही है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहो तो यहाँ 6 से गुना ना करो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बस ये हमने क्या किया, कैल्शियम से बचे। हमने 6 से गुना कर ली ना हम, तो अब ये एलसीएम वगैरह फ्रैक्शन में रहता काम, तो उसको हमने खत्म कर दिया। तो इसको सिस्टम को आसान करने के लिए मैं किया। अगर आप ना करेंगे तब भी आंसर आपका यही आना है। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहां पे है 3x माइनस वाई बराबर है 3। समीकरण 1 है हमारे पास, और यह है 9x माइनस 3y बराबर है 9। ये समीकरण 2 है हमारे पास। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से x का मान निकाल लेंगे। देखो समीकरण 1 में से x का मान निकालने के लिए पहले हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, 3x बराबर है 3 जमा वाई, और x बराबर है 3 जमा वाई बटे में 3। तो ये काम करना पड़ेगा, ये x का मान है। और अगर हम y का मान निकालें तो ज्यादा आसान बनेगा, बटे में तो नहीं आएगा कुछ, क्योंकि y के साथ माइनस लगा हुआ है सिर्फ। तो y का मान ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन आपकी मर्जी है, x का निकालना तो x का। कभी कहीं ना कहीं तो ऐसा भी करना पड़ेगा हमें, कभी ना कहीं तो ऐसी की भी सिचुएशन आएगी जिसमें हमें ये लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमें कोई ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, हम यहाँ y का मान आसानी से निकाल ले सकते हैं। तो हम y का मान निकालते हैं। अब देखो y का मान कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका ये है कि y को हम इधर ही छोड़ दें, लेकिन माइनस वाई बचेगा। तो माइनस वाई बचेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 3x। तो y का मान क्या हो जाएगा, इनके निशान बदल जाएंगे, -3 और ये प्लस के 3x। या फिर हम इसको लिख सकते हैं y बराबर है 3x माइनस 3। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिख देंगे। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखो हमें y का मान निकालना है, y यहाँ पे माइनस का है तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो 3x माइनस 3 बराबर है y। देखो ये दोनों एक ही तो है। तो जिस भी तरीके से कर लो आपको कोई समस्या नहीं है, आपकी मर्जी है। 3 तरीके बता दिए हमने कि x का मान भी निकाल सकते हैं, y का मान इस तरह से भी निकाल सकते हैं, y को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जिस भी तरीके से करें। तो हम बिल्कुल आसान ले लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, इसको इधर ले आते हैं प्लस का बनाने के लिए। तो 3x माइनस 3, ये इधर आके माइनस का 3 हो गया, तो y हो गया, यानी कि y का मान आ गया 3x माइनस 3। इसको समीकरण 3 मान लिया। अब क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रख दिया। अब देखो यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा हमें। 9x माइनस 3 गुना में y का मान है 3x माइनस 3,
बराबर है 9। अब देखो इसको हल करते हैं। 9x -3 दिया 9, यानी कि 9x और -3 की -3 के साथ करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर है 9। 9x के साथ 9x कट गया तो 9 बराबर है 9। x तो बचा ही नहीं, हमारे पास तो x का मान आना चाहिए था, तो x तो बचा ही नहीं। 9 बराबर 9, क्या 9 9 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। x के किस मान के लिए होता है? तो सभी मानों के लिए होता है। तो ये तो हमेशा सत्य है, तो हमेशा सत्य है तो इसका मतलब इसका एक हल नहीं होगा, इसके बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, तो जो कि हमेशा सत्य है। इसलिए जो रैखिक समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे क्योंकि ये तो हमेशा ही सत्य है, तो ये इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, अगर हम पिछली एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो 3.2 का, उसमें हमने बात की थी। अब अगर हम किसी समीकरण को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो जो नया समीकरण बनेगा उसके और पहले वाले समीकरण के अनेक हल होंगे, क्योंकि वो वही लाइन है, वो एक्चुअल में संपाती रेखाएं बनेगी। देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं तो ये बन जाएगा, 300 अगर मैं गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा, यानी कि इन दोनों के अनेक हल है क्योंकि ये संपाती रेखा है। तो वही आंसर हमारे पास ये आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट 3rd। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4th की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास। 4th पार्ट में हमें कहा गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। तो ये एक तो समीकरण ये है, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y और ये बराबर है 2.3 के। समीकरण 2 ये है हमारे पास। अब देखो पहले तो पॉइंट खत्म कर लो। अगर मैं ये पॉइंट यहां से हटाता हूं तो ये बटे में 10 लगाना पड़ेगा, यानी कि 2/10x है। यहां से ये 3/10 हो जाएगा और ये 13/10 हो जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ गया। अब हम इसको 10 से गुना कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x जमा 3y बराबर है 13। इसको 3 लिख देते हैं क्योंकि 1 और 2 तो हमने लिख लिया, तो 3 लिख दिया हमने। अब ये ठीक है इसके कंपैरेटिवली। ठीक इसी तरह से अगर यहां से पॉइंट हटाए तो ये 10 आ जाएगा, यहां पे भी 10 आ जाएगा और यहां पे भी 10 आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहां से हट जाएगा। आप इसको 2 स्टेप में करेंगे, अगले स्टेप में पॉइंट हटाएंगे। अब इसको भी समीकरण 2 को भी 10 से गुना कर देते हैं। समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर है तो ये हो गया 4x जमा 5y बराबर है 23। ये समीकरण 4 हो गया हमारे पास। अब देखो, ना तो x अकेला है कहीं पे, ना y अकेला है, तो जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लो, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आसान कहीं से नहीं है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर है 13 माइनस 3y, तो x बराबर है 13 माइनस 3y बटे में 2। तो ये समीकरण 5 हो गया। ठीक है, अब ये करते हैं कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये जो x का मान है इसके अंदर रख दिया। देखो कितना बनेगा, 4 गुना x का मान 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर है 23। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसकी 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y जमा 5y बराबर है 23। अब देखो माइनस के 6y और प्लस के y, तो माइनस का y रहेगा, तो 26 माइनस y बराबर है 23। तो माइनस y बराबर है 23 माइनस 26, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा,
तो माइनस वाई बराबर है -3, तो ये माइनस कट जाएगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा 3। अब ये वाई आ गया हमारे पास, वाई का मान इसमें रख देंगे वापस। अब क्या करेंगे कि वाई का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो वाई का मान है जो समीकरण 5 में रख दिया, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, x बराबर है 13 माइनस 3 गुना 3 बटे में 2, तो x बराबर है 13 माइनस 3, 9 बटे में 2, 4 बटे में 2, तो x का मान कितना आ गया 2। अब देखो हमारे पास x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। x का मान 2, 2 दूनी 4, y का मान 3, 3 3 9, 4 और 9 13, बिल्कुल सही है। यहां पे कर दो, x का मान 2, 4 दूनी 8, y का मान 3, 5 3 15, 8 और 15 23, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। ठीक इसी तरह से पार्ट 5 है हमारे पास। 5वें पार्ट में है वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर है 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। तो ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और ये हमारा समीकरण 2। तो सेम सी बात रहेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो वर्गमूल 2x बराबर है माइनस वर्गमूल 3y, तो ये इधर आके माइनस का होगा, तो x बराबर है माइनस वर्गमूल 3y बटे में वर्गमूल 2, तो इसको 3 मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 है हमारे पास वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। अब हमने x का मान रखा है, x का मान है वर्गमूल 3 तो हमारे पास है ही है, वर्गमूल 3 तो हमारे पास है ही है। x का मान है हमारे पास माइनस वर्गमूल 3y बटे में वर्गमूल 2, ये आ गया हमारे पास। अब माइनस वर्गमूल 8 बराबर है, नहीं साथ में y भी है, y ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब यहां से आप इसमें देखेंगे कि ये कितना बनेगा हमारे पास, वर्गमूल 3 की और वर्गमूल 3 की जब हम करेंगे तो 3 मिल जाएगा इससे हमें, तो -3 y बटे में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। अब देखो ये बना हमारे पास, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अब ये इसको या तो रैशनलाइज कर लो इसको नीचे से, फिर भी देखो ऐसा कुछ खास कॉमन तो नहीं बनता। हमने क्या किया, इसमें से y कॉमन निकाल दिया, y कॉमन निकाला जब, तो अंदर कितना बचा, -3 बटा वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8 और साथ में y बराबर है 0। ये देखो ये एक टर्म है, कुछ भी हो सकता है ये, जब इसको सोल्व करेंगे हम कुछ ना कुछ तो इसका आंसर आएगा। अब देखो हम जैसे हम ये लिखते हैं कि 2y बराबर है 0, तो आगे हम क्या लिख देते हैं कि y बराबर है 0। y बराबर 0 क्यों हुआ, अब देखो 2y का मतलब है 2 गुना में y। अब देखो 2y 2 गुना में y 0 के बराबर है। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, और दो संख्याओं की गुना 0 कब होगी, जब कम से कम एक 0 हो। तो 2 तो 0 है ही नहीं क्योंकि ये तो 2 है, तो इसका मतलब y 0 होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं y बराबर 0। अब देखो एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों की गुणा हो रही है और वो 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर वो कब होगी, जब कम से कम इनमें से एक 0 होगी। अब देखो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि तो अलग अलग टर्म है बिल्कुल, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो 0 कौन होगा फिर हमारा, y 0 होगा, सीधी सी बात है। तो यहां से हमारे पास y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 0। यहां से
y का मान कितना आ गया 0। फिर रिपीट कर रहा हूं, बेशक हम इसका परिमेयकरण कर दें, लेकिन फिर भी ऐसा तो मानेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये कितना हो जाएगा, देखो -3 बटा वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, तो ये -3 वर्गमूल 2 बटा 2 हो जाएगा। फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जगह पे ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं है। तो फिर वही बात आपको ध्यान रखना कि जैसे अगर 2y 0 के बराबर है तो आगे हम y 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 गुना में y 0 के बराबर है, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब y ही 0 होगा। अब इसकी और इस पूरे की, इसकी और इसकी गुना 0 के बराबर है। अब ये तो 0 है नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम से है ही नहीं है, और वैसे भी ये तो माइनस है दोनों के, कुछ भी बने 0 तो बनने से नहीं, माइनस के बनेंगे जो कुछ भी बनेंगे, तो ये तो 0 है नहीं, इसका मतलब y 0 है, तो y का मान 0 आ गया हमारे पास। तो y का मान तो आ गया हमारे पास 0। अब हम क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान है जो समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 है हमारा, x बराबर है -√3y बटे में वर्गमूल 2, तो x बराबर है -√3 गुना में 0 बटे में वर्गमूल 2, तो x 0 ही हो गया, सारा ही 0 हो गया, 0 से जब गुना हो गया तो सारा कुछ 0 हो गया। तो x का मान आ गया हमारे पास 0 और y का मान 0, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं, x की जगह पे 0 सारा 0, y की जगह पे 0 सारा 0, 0 + 0 0, यहाँ पे भी 0 0 तो 0 ही बनेगा। तो ये था हमारे पास पार्ट 5। तो ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ से। पार्ट 6 में हमारे पास बटे में दिया हुआ है, तो ज्यादा हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम एलसीएम ले लेंगे बस उसका। 6 पार्ट में है हमारे पास 3x बटे में 2 -5y बटे में 3 बराबर है -2, समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा जो समीकरण है वो x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर है 13 बटे में 6, समीकरण 2। अब देखो इसका एलसीएम कितना बनेगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, और यहां भी 6 ही है, 3 2 और 6 का एलसीएम वो भी 6 ही है, तो दोनों को ही 6 से गुना करना है। एक ही बार लिख देते हैं दोनों को कि समीकरण 1 और 2 को 6 से गुना करने पर, 6 से गुना कर दिया अभी दोनों को। अब इसको देखो 6 से गुना करेंगे, 6 लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 आ गया, 3 तिया 9x, यह करना है तो पूरा कर लो। देखो तो 6 गुना में 3x बटा 2 माइनस 6 गुना में 5y बटा 3, और ये 6 गुना में -2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y माइनस के 12, ये समीकरण 3 हो गया। इसी तरह से 6 गुना x बटा 3 प्लस 6 गुना y बटा 2 और 6 गुना 13 बटा 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 6 कट गया, तो यहाँ 2 बचा, तो ये 2x हो गया, और ये 3y हो गया, और ये 13 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। अब यहां से x का मान निकाल के यहां पुट कर दो, या यहां से निकाल के, अब देखो ये बड़ी टर्म्स है 9 और 10, यहाँ 2 और 3 में काम हो, यहां से कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से निकालते हैं अब की बार। तो 2x बराबर है 13 माइनस 3y, और x बराबर है, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, 13 माइनस 3y बटे में 2। अब हम इसको समीकरण का नाम देते हैं 5। तो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रख दिया, x का मान, अब 9 गुना में x का मान 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर है -12। अब देखो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है, जब बटे में कुछ लिखा हो, और मैं कहता हूं जब भी बटे में कुछ लिखा है तो जो भी बटे में लिखा हो उसका एलसीएम देख लो क्या बनता है। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो 2 ही है यानी कि टोटल, तो इसको सारे को 2 से गुना कर दो, इसको सारे को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, ठीक है।
बहुत कुछ लिख सके, अब डायरेक्ट गुना कर दो आप इसको। जब इसको 2 से गुना करेंगे, लिखना है तो लिख दो कि 2 से गुना करने पर, 2 से जब गुना की, यहां पे 9 गुना, क्योंकि ये 2 कट गया, 13 माइनस 3y माइनस 10 दूनी 20y हो गए, और ये माइनस के 24 हो गए। अब ये 13 में 117 माइनस 9 27y माइनस 20y बराबर है माइनस 24। अब यहां से देखो ये कितने हो गए, 117 माइनस 47y बराबर है माइनस 24। इसके बाद हम यहाँ का आगे का पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इस जगह पे माइनस 47y बराबर है माइनस 24 और माइनस के 117। तो ये हो जाएंगे, देखो 7 और 4 11 1, और 7 और 4 11 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 और 1 4, और ये 141 आ गया हमारे पास माइनस का। तो यहां पे हमारे पास कितने हुए, माइनस 47y बराबर है माइनस 141। तो y बराबर है, माइनस तो कैंसिल कर लेते हैं, 141 बटे में 47, 47 दिया, 47 एकम 47 47 दिया, 7 21 1, और 3 चौके 12 2 14, ठीक है, यानी कि हमारे पास 3 आ गया। तो y का मान 3 आ गया। अब ये y का मान हम यहां पे रख देते हैं, y का मान समीकरण यह है हमारा 5 में रखने पर y का मान जो समीकरण 5 में रख दिया, तो x का मान आ जाएगा 13 माइनस 3 गुना में y का मान 3 है बटे में 2, तो 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2, 4 बटे में 2, तो कितना आ गया 2। तो हमारे पास x का तो मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। देखिए x का मान 2, x का मान 2 यहां पर रख लेते हैं, 2 बटा 2 कट गया, 3 रह गया। y का मान 3, 3 बटा 3 कट गया, माइनस का 5 रह गया, 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है, 3 प्लस के 5 माइनस के, तो माइनस 2, यानी कि सही है हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। कौन सी विधि से हल किया हमने, समीकरण युग्म को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर का मान निकाल के उसको दूसरे वाले समीकरण में पुट कर लेते हैं, और वहां से दूसरे चर का मान निकलेगा, और फिर वापस उसी को रख के हमारे पास पहले वाले चर का मान आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।